जय हिंद दोस्तों। आज हमारी जीव विज्ञान की ये पहली क्लास है। तो चलिए जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जीव और विज्ञान। जीव का मतलब होता है ऐसी संरचनाएं जिसमें जीवन है, मतलब जिसमें प्राण होते हैं। तो जीव हो ऐसी संरचनाएं, तो ये हो जाएगा आपका, जिसमें प्राण हो जाएंगे वो हो जाएंगे जीवधारी। तो जीव जीव मतलब हो जाएगा जीवधारी, और विज्ञान मतलब हो जाएगा अध्ययन। इसका मतलब जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा जीवधारियों जीवधारियों का अध्ययन। अगर हम इसके इंग्लिश वर्ड के बारे में जाने तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉगस। अब बायो बायो को इंग्लिश में लाइफ बोलते हैं, जिसको हिंदी में जीवन कहते हैं। और लॉगस मतलब होता है अध्ययन। तो अगर हम इसके इंग्लिश वर्जन में देखें तो बायोलॉजी का मतलब हो जाएगा जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। हिंदी में जीव विज्ञान का मतलब हो जाएगा जीवधारियों का अध्ययन, और इंग्लिश में बायोलॉजी का अर्थ हो जाएगा जीवन का अध्ययन। चलिए, अब इसके अगर हम इस जो बायोलॉजी शब्द है इसके हम देखते हैं कि ये किसने दिया। तो सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम दो वैज्ञानिक थे, जब जीव वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था लैमार्क, जो कि फ्रांस से थे, और दूसरे इन्हीं के समकक्ष थे ट्रेवियनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर हम जीव विज्ञान, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने जीव विज्ञान शब्द 1801 में दिया। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द 1801 में दिया। तो 1801 के पहले भी तो जीव विज्ञान पढ़ा जाता रहा होगा। तो अगर हम जीव विज्ञान के विकास के बारे में जाने कि इसके विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है, तो जो हमें सबसे पहले नाम आता है जीव विज्ञान के विकास के बारे में, वो है अरस्तु। अरस्तु ने जीव विज्ञान के बारे में बहुत अध्ययन किया और इस पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च किया। इसीलिए अरस्तु को हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जीव विज्ञान में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो अगर हम बोले कि विज्ञान जीव विज्ञान में जीव देखिए, अगर हम जीव मतलब मैंने बताया था जीवन। अब जीवन मतलब दो तरह की संरचनाओं में जीवन है। जैसे एक होता है जंतु, जैसे जानवर हो गए, और एक होता है पादप, मतलब पादपों में भी जीवन होता है, जंतुओं में भी जीवन होता है। तो अगर हम जंतु संरचना के बारे में देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान का, यहाँ पे मैंने बताया कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अब जीव विज्ञान को मैंने दो शाखा में तोड़ा, एक जंतु जंतु जिसे हम कह देंगे आगे जंतु विज्ञान, और एक कह देंगे पादप, कि पादप विज्ञान हो जाएगा। तो अगर हम जंतु विज्ञान के जनक के बारे में जाने कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जनक भी हो जाते अरस्तु, क्योंकि अरस्तु ने जीव विज्ञान की जंतु विज्ञान के शाखा में बहुत बड़ा योगदान दिया। और अगर हम पादप विज्ञान के जनक के बारे में जाने तो ये हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। चलिए, अब आपको आगे कुछ आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान की शाखाओं मतलब कि ऐसे जिनमें जीवन है, उनकी कई सारी, अब क्या है ना, जीव विज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इसको हमने कई शाखाओं में बांट रखा है कि स्पेशल अध्ययन करने के लिए। जैसे पहला कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर
अब एपी कल्चर में हम मधुमक्खी, अब मधुमक्खी भी तो जीव है, तो अगर आपको मधुमक्खी पालन का अध्ययन करना है कि मधुमक्खी का मतलब किस तरह का उसका उत्पन्न, मधुमक्खी के शहद से उत्पादन किया जाता है, उनकी पूरी संरचनाओं का अध्ययन करना है, तो हम मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है एपी कल्चर। एपी कल्चर। अब दूसरी शाखा की अगर हम बात करें तो दूसरी होती है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, हालांकि मैं बीच बीच में कुछ आपको ट्रिक भी बताता रहूंगा याद करने के लिए, ये तो सरल। देखिए, सेरी का मतलब होता है रेशम। तो इसमें रेशम कीट, अब आपको मालूम है कि रेशम का जो उत्पादन होता है वो रेशम के कीटों से होता है, तो हम इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन का अध्ययन, इसमें रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। अब अगर आगे देखें तो अगली जो हमारी शाखा है वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी का मतलब, ये पीस मतलब होता है मछली, मत्स्य। तो इसमें हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। मत्स्य पालन का अध्ययन, ये शाखाएं हैं। अब ये तो आपको सीधे फैक्ट याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद अगली जो हमारी शाखा है वो है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, अब माइको का मतलब होता है कवक, तो इसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। कवकों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा की अगर हम बात करें तो माइकोलॉजी से जुड़ी हो जाती है फाइकोलॉजी। ये याद रखिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। फाइको का मतलब होता है शैवाल। शैवाल, तो इसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा के बारे में देखें तो अगली हो जाती है एंथ्रोलॉजी। ये जो एंथ्रोलॉजी शाखा है इसमें एंथ्रो एंथ्रो का मतलब होता है पुष्प, तो हम इसमें पुष्पों का अध्ययन करते हैं। उसके आकार की, उसकी संरचना, उसके उत्पादन, सारी सारी चीज इसमें। फिर नेक्स्ट है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में हम फलों का अध्ययन करते हैं। पाम हो जाता है तो फल हो जाता है। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें तो आ जाता है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में ऑर्निथो मतलब होता है पक्षी, तो हम इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी में। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो इथियोलॉजी। इथियोलॉजी, देखिए इथियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पीसी कल्चर। देखिए पीसी कल्चर में हम मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं कि मछलियों को कैसे पालते हैं, उसका कैसे आर्थिक उपयोग किया जाता है, तो ये मत्स्य पालन हो गया। लेकिन जब हम सिर्फ मछलियों के बारे में, उनके जीवन, उनके आकार की, सारी की, इसके बारे में अध्ययन करते हैं पार्ट वाइज, तो वो कहलाता है इक्थियोलॉजी। तो आपका पीसी कल्चर अलग है, वो मत्स्य पालन का अध्ययन है, लेकिन इक्थियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है। फिर अगली जो शाखा है वो है एंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटो मतलब आपको मालूम है, एंटो मतलब होता है कीट, तो इसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है। कीटों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वो है आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो मतलब आपको मालूम ही है, डेंड्रो मतलब होता है झाड़ियां या वृक्ष जो होते हैं, वृक्ष। इसमें वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम अगली बात करें इंपॉर्टेंट शाखा, तो हो जाती है अगली जो हमारी इंपॉर्टेंट शाखा है वो है ओफियोलॉजी। ओफियो मतलब होता है सर्प, तो इसमें हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हो जाती है वो है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं।
छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन। अब इसको याद करने का ऐसे आप याद कर सकते हैं, जैसे छिपकली जब भी दिखती है तो भाग जाती है, तो ऐसे जो है कि सौरो मतलब शर्मा जाती है छिपकली। फिर नेक्स्ट है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में हम जो काष्ठी लकड़ी होती है, काष्ठी पेड़ों की, उनके संवर्धन का अध्ययन करते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा हो जाता है वो हो जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम उद्यान विज्ञान का अध्ययन करते हैं कि उद्यान कैसे विकसित किए जाते हैं। और जो हमारी आखिरी हो जाती है इंपॉर्टेंट शाखा, वो हो जाती है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फूल होता है, तो इसमें हम फूलों की खेती के बारे में जान सीखते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, फूलों की खेती कैसे की जाती है। चलिए, तो ये था आपका जो भी जीव विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण शाखाएं हैं उसके बारे में। अब देख लेते हैं यहीं पे कि जीव विज्ञान से कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक कौन रहे। देखिए, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है जीव विज्ञान में, क्योंकि पूरा जीव विज्ञान आपके सिद्धांतों पर बेस्ड है। तो जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है उसके बारे में, जैसे आपको मालूम है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का सिद्धांत, देखिए आनुवांशिकता, इसमें जीन, क्रोमोसोम, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी हस्तांतरित होते। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, तो आप मेंडल से याद कर सकते हैं कि आनुवांशिकता का सिद्धांत। फिर उसके बाद जीव सिद्धांत। जीव सिद्धांत, जीव सिद्धांत ये आपका डीएच मॉर्गन ने दिया। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है कि जीव सिद्धांत किसने दिया, तो डीएच मॉर्गन, बस आप याद रख सकते हैं मॉर्गन। तो आप ऐसे कर जीव को मारो तो मॉर्गन हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, कि समय के अनुसार जीवों में किस तरह परिवर्तन होते हैं उसके बारे में ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था। ये आपका ह्यूगो डी ह्यूगो डी ब्रिच ने दिया था। तो ये आप याद रखिएगा, जैसे कोरोना था उसमें बार बार इंग्लिश में इसको म्यूटेशन बोलते हैं, तो म्यूटेशन होता रहता था समय के अनुसार, वातावरण के प्रभाव से जीवों में जो परिवर्तन होता है उसे हम उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मतलब ये कोशिका के बारे में कि क्या कैसे कोशिकाएं अपने को रेप्लिकेट करती हैं, कोशिकांगों का अध्ययन, इन सब के बारे में ये दो वैज्ञानिक थे। एक एक का नाम था स्लाइडेन स्लाइडेन व स्वान। तो स्लाइडेन और स्वान ने दोनों ने कोशिका सिद्धांत, इवन जो स्लाइडेन थे वो पादप कोशिका के बारे में सिद्धांत दिए थे, और जो स्वान थे वो जंतु कोशिका के बारे में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर नेक्स्ट बात करें तो अगला हो जाता है उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति वंशानुगति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षण मतलब एक्वायर करेक्टर, जिसे हम आगे यूज करते रहते हैं वो उसके, और जिसे हम यूज नहीं करते वो फिर आगे चल करके वो लुप्त हो जाते हैं। तो ये आपका उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, ये आपका लेमार्क ने दिया था। लेमार्क की थ्योरी रही है ये। फिर आपको मालूम है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, या इसी के अंतर्गत सर्वाइवल ऑफ फिटेक्स का अध्ययन किया जाता है। ये चार्ल्स डार्विन का था, ये आपको भी मालूम है, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। बड़ी फेमस थ्योरी है इनकी, ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद है द्विनाम पद्धति, कि किसी भी जीवों का हम एक नाम किस आधार पर रख सकते हैं ताकि हम उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन कर सकें, क्योंकि जीव तो हर जगह पाए जाते हैं। तो ये आपके द्विनाम पद्धति सिद्धांत आपका कैरोलस लिनियस ने दिया था। ये देखिए, ये फैक्ट है, आपको सीधे इसको याद ही करना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट है जो हमारा आखिरी, वो है डीएनए डीएनए द्विकुंडन मॉडल। कि डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल कहलाता है। तो वो किसने दिया था, ये तो आपको मालूम है, ये वाटसन और क्रिक ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको हालांकि आगे बताऊंगा और डिटेल। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नियम व सिद्धांत जो कि जीव विज्ञान पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए एज ए फैक्ट के रूप में। अब चलिए देखिए, इसके बाद क्या होता है कि जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं तो जीव विज्ञान में हम जीवों का वर्गीकरण, जीवधारियों का वर्गीकरण कैसा है, क्योंकि अब हम बायो में आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो जीवधारियों का वर्गीकरण। तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण, जीवधारियों के जीवधारियों के वर्गीकरण, तो देखिए
ये तो कोई आज का वर्गीकरण है नहीं। हालाँकि मैंने आपको बताया है कि जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, इसका मतलब है कि पादप जगत, जंतु जगत, हालाँकि ये पहले की अवधारणा थी, बाद में फिर हालाँकि और आगे जैसे मुंडरा प्रोटिस्टा, ये मैं बताता हूँ अभी। तो जीवधारियों के जब वर्गीकरण का जब अध्ययन, तो इस अध्ययन को लेकर के 3 लोगों ने प्रयास किया था। अगर हम सबसे पहले का प्रयास देखें तो पहला प्रयास जो था अरस्तु, 3 लोगों ने कौन-कौन किया था? पहला अरस्तु ने किया था, दूसरा कैरोलस लीनियस ने किया था और तीसरा विटेकर ने किया था। तो जो पहला पहला प्रयास किया था वो अरस्तु ने, तो अरस्तु ने पूरे जीवधारियों को 2 भागों में तोड़ा था। पहला जो उन्होंने ऐसा कहा था कि समस्त जो जीव होते हैं वो 2 समूहों में बँटे होते हैं। उन्होंने मतलब कि वर्गीकरण के लिए समूह शब्द का उपयोग किया था। तो उन्होंने पहला बताया था कि पहला जो समूह होता है वो जंतु समूह होता है और दूसरा समूह होता है वो वनस्पति समूह होता है। मतलब एक तरफ पे सारे जानवर, जंतु जानवर आ जाएँगे, दूसरी तरफ पादप वनस्पति में सारे पेड़-पौधे। तो ये जो प्रयास था ये अरस्तू का था। उसके बाद जब आगे थोड़ा जीव विज्ञान का और विकास हुआ तो फिर इसके बाद कैरोलस लीनियस ने कैरोलस लीनियस ने इस वर्गीकरण में नई थोड़ी थ्योरी की और इसे थोड़ा-सा विस्तृत किया कैरोलस लीनियस ने। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी जो वर्गीकरण की थ्योरी दी, उसमें भी इन्होंने बस 2 ही जगत में तोड़ा। इन्होंने जैसे अरस्तु ने समूह शब्द यूज़ किया था कि जो समस्त जीव 2 समूह में बँटे होते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कि हाँ, समस्त जीव 2 जगत होता है, उनका जगत में बँटे होते हैं, समूह की जगह इन्होंने जगत। और जो अपनी ये थ्योरी का प्रतिपादन था, इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, एक पुस्तक में इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, तो वो पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है आपका सिस्टेमा नेचुरली। ये पुस्तक के बारे में आपको पता होना चाहिए नाम, कि इन्होंने ये जो वर्गीकरण दिया था ये इस पुस्तक में दिया था। तो इन्होंने 2 जगत में जीवधारियों को विभाजित किया। पहला बताया उन्होंने जंतु जगत, जिसको हम एनिमल किंगडम कह देते हैं, और दूसरा जगत उन्होंने बताया पादप जगत। दूसरा उन्होंने पादप जगत के बारे में कि पूरा आपका जो जीवधारी हैं वो पादप और जंतु जगत में विभाजित होते हैं। इसके बाद जो जीवधारियों के वर्गीकरण का जो तीसरा प्रयास था, और इसमें क्या हुआ कि जो कैरोलस लीनियस की थ्योरी जो थी वो थोड़ा विस्तृत लेवल की थी। जो अरस्तु थे वो समूह में बाँटते हैं, समूह छोटा होता है, जगत बड़ा होता है। तो कैरोलस लीनियस को ही फिर आगे हम, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि कैरोलस लीनियस को ही आगे हम आधुनिक आधुनिक वर्गीकरण का पिता कह देते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता, तो डायरेक्ट आपके में फैक्ट आ जाएगा कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। उसके बारे में अगर हम तीसरा प्रयास देखें जो कि आधुनिक है, हमारे आज जो जीवधारियों का वर्गीकरण है वो 5 जगत वर्गीकरण कहलाता है, और ये आपका विट्टेकर ने दिया था। 5 जगत जो वर्गीकरण है ये विट्टेकर ने दिया था। इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली दी थी, और आज जो हम अध्ययन करते हैं ये 5 जगत वर्गीकरण में ही अध्ययन करते हैं। और इन्होंने ये जो थ्योरी दी थी ये 1969 में बताया कि जो जीवधारी हैं वो समस्त जीवधारी 5 जगत में विभाजित हैं। तो इनके अगर हम जगत देखें तो पहला इन्होंने बताया कि मुनेरा, पहले नाम देख लेते हैं। तो पहला इन्होंने बताया कि पहला मुनरा होता है, दूसरा बताया कि दूसरा जो जगत होता है वो प्रोटिस्टा होता है, तीसरा जगत इन्होंने बताया कि तीसरा पादप होता है, चौथा बताया है कि चौथा कवक होता है, और पाँचवाँ इन्होंने कहा कि जंतु होता है। ये 5 हैं जिसके बारे में उन्होंने 5 के बारे में प्रतिपादित किया कि जैसे पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, इंपॉर्टेंट है ये, तीसरा पादप पता होना चाहिए आपको, चौथा कवक और पाँचवाँ जंतु। अब इसको हमें एक-एक कर करके थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मुनरा की बात करें, मुनेरा, देखिए, तो जो मुनेरा है, तो इन्होंने इसमें कहा कि जो मुनरा होते हैं, जो सभी सभी जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अब यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोटिक और 2 प्रकार की होती है, हालाँकि कोशिकाएँ होती हैं प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये मैं आपको जब साइटोलॉजी पढ़ाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो कि अभी विकसित नहीं होती है, कम विकसित होती है, तो वो होती हैं प्रोकैरियोटिक। तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो जीव होते हैं जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, तो सभी प्रोकैरियोटिक जीव मुनरा में आते हैं। और इसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपका जीवाणु, जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक, तो जीवाणु, उसके बाद उन्होंने बताया कि साइनोबैक्टीरिया, कि साइनोबैक्टीरिया भी आपका प्रोकैरियोटिक में आता है। उसके बाद और एग्जाम्पल उन्होंने दिया आर्कीबैक्टीरिया। तो कहा कि जो इस तरह के जीव होते हैं वो आपके
मुनरा जगत में रखे जाते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा बताया, वो आपको पता है, दूसरा उन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया कि जो प्रोटिस्टा होता है वो आपका दूसरा जगत है। तो प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के बारे में उन्हें बताया कि जैसे पहले वाले में उन्होंने मुंड्रा मुंड्रा में क्या किया था, उन्होंने मुंड्रा में उन्होंने क्या किया था, सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रख दिया। ठीक है। और ये प्रोकैरियोटिक जीव क्या थे, ये हालांकि एक कोशिकी जीव रहे हैं। प्रोकैरियोटिक यहाँ पे एक कोशिकी, ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी ही होते हैं। कोशिकी एक कोशिकी जीव है। तो जब इन्होंने मुनरा बताया कि जब मुनरा, तो मुनरा में उन्होंने सारे यूकैरियोटिक जीवों में रख दिया, कि उन्होंने कहा कि मुनरा में यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक कोशिकाएं थोड़ा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से विकसित होती हैं, तो यूकैरियोटिक जीव इसमें उन्होंने रख दिया। लेकिन अब क्या है ना, ये जो यूकैरियोटिक जीव है, जैसे प्रोकैरियोटिक जीव तो एक कोश की, लेकिन यूकैरियोटिक जीव एक कोश की भी होती, बहुकोश की भी होते। तो इन्होंने कहा कि प्रोटिस्टा में एक कैरियोटिक जीव, और वो भी एक कोश की, मतलब एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को इन्होंने प्रोटिस्टा में रखा। एक कैरियोटिक एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को इन्होंने इसमें रखा। और अगर एग्जाम्पल की बात देखें तो इन्होंने बताया कि जो प्रोटोजुआ होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, तो इसीलिए उन्होंने प्रोटोजुआ को प्रोटिस्टा में रख दिया। तो पासा प्रोटिस्टा, पासा प्रोटोजुआ, ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक तो बताया कि जैसे आप पादप होता है और जंतु होता है। तो जैसे पहले आपको मालूम है कि पहले साइनोबैक्टीरिया, जीवन का जो विकास है वो समुद्र में, पानी में हुआ था, साइनोबैक्टीरिया। तो पादप से जब जंतु बचे, तो पादप पादप से जब जंतु बने, तो पादप हुआ जंतु के बीच की कड़ी उन्होंने युगलीना को कहा। युगलीना एक जीव होता है। तो युगलीना ऐसे किया कि युगलीना जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बना सकता है, मतलब स्वपोषी होते हैं, और साथ में ये परजीवी होते हैं, मतलब कि जैसे मनुष्य होते हैं दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। तो इनमें दोनों गुण होते हैं, जैसे मनुष्य है तो परजीवी, वो दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, वो अपने प्रकाश संश्लेषण करके अपने शरीर के माध्यम से भोजन नहीं बना सकते, लेकिन पेड़ ऐसा कर सकते हैं। तो जो युगलीना होता है, युगलीना ये पादप क्वालिटी भी बताता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना सकता है, और जंतु की तरह परजीवी भी होते हैं। तो इसीलिए इनको जंतु और पादप के बीच का युगलीना को कड़ी बोल दिया गया, कि जब जंतु से पादप बन रहे थे तो जंतु के बाद युगलीना बना रहा हो। उसके बाद इन्होंने जो तीसरा जगत बताया वो था आपका पादप जगत। विट्टिकर, हम विट्टिकर का पढ़ा है। तो पादप जगत को उन्होंने बताया कि भाई ये आपको वही यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय आ जाएंगे, जैसे उसमें प्रोटिस्टा में एक कोशिकी थे, तो ये आपके बहुकोशिकीय हो जाएंगे। और बताया कि ये आप पादप है तो आपको मालूम है कि ये प्रकाश संश्लेषी जीव होंगे। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना जीवन का, अपना भोजन उत्पादन कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपने भोजन का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषी जीव हो जाएंगे। और इसके अंतर्गत उन्होंने सभी शैवालों को रख दिया, शैवालों में प्रकाश संश्लेषण होता है। उसके बाद इन्होंने मॉस मॉस मतलब घास होती है तो उसमें रख दिया। उसके अलावा जितने भी पुष्पी पौधे थे, मतलब जो भी पौधे थे सब इन्होंने पादप जगत में रख दिया, अपुष्पी पौधों को। तो ये था इनका तीसरा वर्गीकरण। अब अगर हम चौथा वर्गीकरण देखें तो चौथा वर्गीकरण में उन्होंने कवक मतलब फंजाई को रखा। अब अगर हम फंजाई के बारे में रखें तो इन्होंने बताया कि जैसे आपका जैसे प्रोटिस्टा था ये यूकैरियोटिक एक कोशिकी था, फिर आपका आया पादप ये बहुकोशिकीय आया, यूकैरियोटिक था। और इसी तरह फिर जब कवक आया तो इन्होंने कहा कि इसमें ये पादप में क्या था, ठीक है ये बहुकोशिकीय तो था, मतलब यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय था, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषी जीव था, ये अपने से भोजन बना सकता था। लेकिन जब कवक आए तो कवक बोले कि ये यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होगा ही, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण करके अपने से भोजन नहीं बना सकेंगे, मतलब कि ये भी बहुकोशिकीय होगा और यूकैरियोटिक होगा, साथ में ये यूकैरियोटिक भी होगा, लेकिन ये परपोषी होंगे। ये कैसे होंगे, ये परपोषी, मतलब कि ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तो ये परपोषी हो जाएंगे। अब ये अपना पोषण कैसे लेंगे, तो इन्होंने तकनीक भी बताई कि जो आपके कवक होंगे, ये अब ये इंपॉर्टेंट है, ये अवशोषण के द्वारा अपना पोषण करते हैं, अवशोषण प्रक्रिया के द्वारा अपना पोषण करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अवशोषण वाला। तो ये सीधे आज भी एग्जाम बोल सकता है कि कवक किस प्रकार अपना पोषण करते हैं, तो अवशोषण के माध्यम से करते हैं। उसके बाद ये आपकी जो कवक होते हैं, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये आपकी काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसेक्राइड होता है, तो ये काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन आपको ये नाम याद रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट जो पांचवा इन्होंने वर्गीकरण दिया वो था आपका जंतु जगत।
अब जंतु जगत आपको मालूम है कि इसमें इसमें भी जंतु जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। तो मतलब आप इसका देख रहे हैं ना कि जो इनका वर्गीकरण है ना, वो जो मुंड्रा प्रोटिस्टा, फिर आपका आ गया पादप कवक, ये अपने विकसित अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं कि जैसे जो मुंड्रा था वो कम विकसित था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा विकसित है आज वो है जंतु। तो इसमें भी आपके बहुकोशिकीय हो जाते हैं, फिर ये यूकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और ये जंतु, इन्हें मेटाजोआ भी कहा जाता है, ये नाम याद रखिएगा, इन्हें मेटाजोआ के नाम से भी जानता है। अब इसमें आप बोलेंगे तो सारे, इसमें जितने भी आपके मत्स्य हैं, सरीसृप है, ये एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि सारे मत्स्य, उसके बाद सरीसृप, सरीसृप, छी, फिर स्तनी, स्तनी मतलब मनुष्य, ये सारे इनके एग्जाम्पल देखिए, जितने ये होते हैं ये सारी श्रेणियां जंतु जगत के अंतर्गत आती हैं। चलिए, उसके बाद अगर हम जीवों का, अब देखिए, अब हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम जीवों का वर्गीकरण देख लिए कि जीवों के बारे में। अब तो हम थोड़ा सा जीवों के क्या बोलते हैं कि नामकरण के बारे में, नॉमेनक्लेचर ऑफ, मतलब कि नॉमेनक्लेचर जो होता है जीवधारियों का, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जो अगर हम इसके नॉमेनक्लेचर या जीवों के नामकरण के बारे में जाने, नामकरण, तो देखिए, नामकरण मैंने आपको बताया था कि जो जीवों का नामकरण है, इसके लिए जो सबसे पहला प्रयास किया था, ये 1753 में कैरोलस लीनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस ने इसके लिए सबसे पहले प्रयास किया था। और अगर हम इनके प्रयास के तहत देखें कि इन्होंने क्या बताया, तो इन्होंने बताया, और इसी के कारण इन्हें, जो इन्होंने नामकरण दिया था, इसी के कारण इन्हें वर्गीकरण का, ये हालांकि हम पहले भी देख चुके हैं, वर्गीकरण का पितामह कहते हैं। तो इन्होंने जो पद्धति अपनाई कि जीवों का नामकरण हम किस तरह करें, तो उस पद्धति को नाम दिया गया द्विनाम प्रणाली, द्विनाम पद्धति। मतलब कि जीवों के नामकरण के लिए जो कैरोलस लीनियस की पद्धति, वो द्विनाम प्रणाली थी। और उन्होंने अब ये जो मतलब कि शब्द का नाम देने के लिए, उसमें उन्होंने इंग्लिश हिंदी की जगह लैटिन भाषा का उपयोग किया कि हम लैटिन भाषा के तहत इन्हें दो नाम दिया जाएगा। और कहा कि जब हम नाम लिखेंगे तो इनमें दो शब्द होंगे, एक पहला शब्द होगा, जैसे किसी का नाम लिखना मैं आपको बताऊंगा, और इसमें दो शब्द होंगे, दो, एक दूसरा शब्द। तो जो पहला शब्द होगा, जो पहला शब्द होगा, वो किसी भी जीव का जो पहला शब्द होगा, वो उसके वंश का नाम होगा, वंश का नाम। अब मैं आपको बताऊंगा वंश क्या होता है। और जो दूसरा शब्द होगा, वो उसके जाति का नाम होगा, जाति का नाम। तो इन्होंने जो द्विनाम पद्धति दी, उसमें उन्होंने दो शब्द बताया कि जो पहला शब्द होगा वो वंश का नाम होगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो उसकी जाति का नाम होगा। अब जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे मान लीजिए कि हमको मनुष्य का नाम, मनुष्य का नाम, मनुष्य, कहा कि उन्होंने मनुष्य, अब उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है, मनुष्य का जो नाम होता है वो कहलाता है होमो सेपियंस, होमो और सेपियंस। तो उन्होंने कहा कि जो होमो है, जो आप ये मनुष्य के नाम का जो होमो है, ये होमो इसके वंश का नाम है, और जो सेपियंस है, सेपियंस इसके जाति का नाम है। तो इस नाम, हालांकि इसके बाद फिर आगे बढ़ी तो इन्होंने कहा कि नहीं, इसके बाद फिर आप जो विद्वान का भी नाम लगा सकते हैं थर्ड वर्ड के रूप में, लेकिन फिर वो उतना फेमस नहीं आया कि आगे होमो सेपियंस लिखा दिया गया। फिर भी दो नेम पर नाम पद्धति आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मनुष्य, मनुष्य का जो नाम होता है, ये कहलाता है आपका वैज्ञानिक नाम। तो जो वैज्ञानिक नाम हो जाते हैं, ये आपके होमो सेपियंस हो गए, मनुष्य का। तो इसी तरह कुछ वैज्ञानिक नाम आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर हम कुछ वैज्ञानिक नाम के बारे में देखें, तो जैसे, और आप मेढक का नाम देख सकते हैं, आ सकता है। तो जैसे मेढक, मेढक को कह देते हैं राना टिग्रिना, मेढक का नाम है, वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद अगला देखिए, बिल्ली, ठीक है। तो हालांकि देखिए, आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको लिंकेज बता दूंगा, उस लिंकेज से आप एग्जाम में सही ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फेलिस डोमेस्टिका। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिल्ली घर में पालते हैं तो वो डोमेस्टिक एनिमल होता है, तो डोमेस्टिका। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। उसके बाद आप कुत्ता, डॉग, डॉग का नाम आप याद रख सकते हो। तो डॉग को कहते हैं कैनिस, कैनिस मतलब डॉग ही होता है, कैनिस। और ये फैमिलियर, तो देखिए, आपको पता है कि जो जितना डॉग फैमिलियर होता है इंसान से, वो बहुत वफादार होते हैं। ऐसे याद करिए कि फैमिली के प्रति डॉग जो है वो बहुत वफादार होते हैं। उसके बाद अगला कुछ इंपॉर्टेंट याद करिए, तो गाय तो याद ही कर लीजिए, गाय इंपॉर्टेंट है। तो गाय का होता है बॉस इंडिका, तो ऐसे याद कर लीजिए, इंडिया की गाय है तो बॉस इंडिका। फिर उसके बाद आप कुछ आम का याद कर लीजिए,
राष्ट्रीय फल में आता है, तो इसका हो जाएगा मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि इंडिया का आम प्रसिद्ध है, तो मैग्नीफेरा इंडिका। उसके बाद आप कुछ और भी याद कर सकते हैं, जैसे गेहूं, गेहूं भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो गेहूं का हो जाता है टिटिकम एविस्टिकम, ये गेहूं का आपका पूछ सकता है। तो इस तरह आप नाम याद रख सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, कि आगे चलिए हमारा जो जीव विज्ञान का, हमने अभी तक जीव विज्ञान का जो इंट्रोडक्शन था, जीव विज्ञान के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया। फिर उसके हम कुछ जो आपके नियम और उसके प्रवर्तक, मतलब कि ऐसा कह सकते हैं जो सिद्धांत दिए गए थे प्रमुख वैज्ञानिकों द्वारा, उसको देख लिया, और वर्गीकरण को देख लिया, और उसके बाद साथ में हमने नॉमेनक्लेचर भी, मतलब नामकरण देख लिया। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि चलिए जैसे हमने जीव विज्ञान को बांट दिया, अब हम जंतु अलग अलग कर दिए, तो अब हम जंतु के अंदर घुसते हैं। तो जब हम जंतु के अंदर या जंतु का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, तो हमें सबसे पहले जंतु के अंदर जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है कोशिका। तो कोशिका का हमको अध्ययन करना पड़ेगा। अब कोशिका का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। देखिए उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपको ऐसे ऐसे डायरेक्ट आपको ये याद भी कर लेना है, आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे SI है उसने सिलेबस में सिर्फ विज्ञान लिख दिया, तो विज्ञान में आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आएगा। तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा समझने लायक नहीं है, ये सीधे रटने वाले फैक्ट के तहत ही आते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको लिंकेज बना बना करके आपको ट्रिक द्वारा आपको ये याद करवा दूँ। तो चलिए, तो देखिए इसमें कुछ नहीं याद करना है, जो सीधे फैक्ट है, जैसे कि, और मैं आपको ना देखिए पढ़ाने को तो बहुत डिटेल्ड है ये पूरा, 11th-12th में पूरी आप NCERT बायोलॉजी की पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ना तो आपके पास अभी इतना टाइम है और ना ही आपको इतना जानने की ज़रूरत है आपके एग्जाम के संदर्भ में, MPSI के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिर्फ उसी को रट लेना। तो देखिए अगर हम कोशिका विज्ञान का अध्ययन देखें, तो कोई कोशिका, आपको मालूम है कोशिका होती है, जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका हो गई, ठीक है। अब इसमें कोशिकांग होते हैं कई सारे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पे बीच में जीवद्रव्य भरा होता है, जिसमें ये तैरते रहते हैं। यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस भी होता है, तो जीवद्रव्य भरा होता है। तो देखिए अब हम एक एक करके इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए सबसे पहले हम जीव द्रव्य के बारे में देखिए। तो जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जिसको इंग्लिश में हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो देखिए जीव द्रव्य, देखिए जीव द्रव्य मैंने आपको बता दिया कि देखिए, जैसे मैंने आप फिर से एक बार बता दूं, जैसे मान लीजिए कि एक कोशिका हो गई, तो यहाँ पे छोटे छोटे कोशिकांग हो गए, तो जो पानी के तरह अंदर ये द्रव्य भरा होता है, यहाँ न्यूक्लियस हो गया। तो पानी की तरह अंदर द्रव्य, तो देखिए एक हो गया, देखिए न्यूक्लियस बीच में सेंटर होता है जो कि पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है। तो अंदर भी कुछ लिक्विड फॉर्म होता है, तो बाहर भी लिक्विड फॉर्म होता है और अंदर भी लिक्विड फॉर्म होता है, दोनों को मिला करके जीव द्रव्य हम बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम जीव द्रव्य के नामकरण की बात करें कि भाई इस लिक्विड को सबसे पहले जीव द्रव्य किसने कहा था, तो ये कहा था आपका पुरकिंजी ने। पुरकिंजी ने मतलब इस लिक्विड को जीव द्रव्य नाम दिया था। और उन्होंने ये कहा था पुरकिंजी ने कि जितनी भी जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं हैं, जैविक क्रियाएं, सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में होती हैं। मतलब कि जीव जितना भी फंक्शन करता है कोशिका अपने को बनाए रखने के लिए, वो सारी जैविक क्रियाएं इसमें होती है। और एक इसके बाद एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेक्सले। तो हेक्सले ने इस क्वालिटी की, इस मतलब कि सारी जैविक क्रियाएं जो जीव द्रव्य में होती है, इसी के आधार पर उन्होंने जीव द्रव्य को कह दिया कि जो जीव द्रव्य होता है वो जीवन का भौतिक आधार होता है। कि अगर कोशिका से आप जीव द्रव्य हटा दें तो कोशिका डेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कोई भी जैविक क्रियाएं नहीं संचालित हो पाएंगी। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट मैं हाईलाइट कर देता हूं कि जो आपका हेक्सले है, हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा था जीव द्रव्य को। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जीव द्रव्य का थोड़ा विभाजन देख लेते हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि जीव द्रव्य क्या है, एक न्यूक्लियस के बाहर भी है और न्यूक्लियस के अंदर भी है। तो जब हम जीव द्रव्य को तोड़ेंगे, मतलब जीव द्रव्य का जब हम अध्ययन करेंगे, तो जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जीव द्रव्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाता है कोशिका द्रव्य, एक कहलाता है कोशिका द्रव्य। अब देखिए ये कोशिका द्रव्य, इसको इंग्लिश में हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक कहलाता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक
द्रव्य। तो ये कुछ नहीं, ये इस आधार पे बाँटा गया है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई एक आपकी कोशिका हो गई और ये मान लीजिए कि आपका कोई केंद्रक हो गया। तो ये कहता है कि जो कोशिका द्रव्य होता है, आपको मालूम है कि जैसे ये क्या है? ये आपका मान लीजिए जैसे पादप कोशिका है, तो ये मान लीजिए आपका प्लाज़्मा झिल्ली है आपका, प्लाज़्मा झिल्ली। तो देखिए, ये कोशिका जब तो होता है, तो वो कहता है कि जो आपका प्लाज़्मा झिल्ली है और ये आपका मैंने बताया न्यूक्लियस है, तो प्लाज़्मा झिल्ली और न्यूक्लियस के बीच का जो लिक्विड होता है, ये यहाँ पे बाकी बाकी जो सारे कोशिकांग होंगे, मान लीजिए ये ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है? लाइसोसोम सब ऐसे हैं। तो ये कहता है कि जो आपका साइटोप्लाज़्म है, ये आपका केंद्रक के बाहर होगा या फिर ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच का पार्ट जो होगा वो आपका साइटोप्लाज्म में रहेगा। और दूसरा उन्होंने बताया कि जो आपका इस रंग से ले लेते हैं, जो आपका केंद्रक द्रव्य होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, वो कहा कि न्यूक्लियस जो आपका केंद्रक झिल्ली होगा, केंद्रक झिल्ली के अंदर का जो देखिए केंद्रक के अंदर का जो लिक्विड होगा वो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव्य, और केंद्रक के बाहर का जो लिक्विड होगा वो आपका साइटोप्लाज्म, आपका कोशिका द्रव्य। तो इस तरह उन्होंने दो भागों में बांट दिया। अब हम चलिए देख लेते हैं कि इसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में कि क्या क्या क्वालिटीज है। तो देखिए, जीव द्रव्य में कुछ इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो अब आपको पता है कि जीव द्रव्य में सारी जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है वो जीव द्रव्य। तो इसके जो अब आखिर आप बोलोगे कि भाई जीव द्रव्य बना कैसे होता है, तो जीव द्रव्य का जो 99% भाग है, मैं या लगभग ऑलमोस्ट, ये चार तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है कार्बन, ये परसेंटेज ऑक्सीजन आपका 76% होता है, कार्बन आपका 10.5% होता है, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका 10% होता है, और चौथा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मुख्यतः केंद्रक में होता है, और ये आपका 2.5% होता है। मतलब कि जो चार तत्वों से मिल करके आपका जीव द्रव्य बना होता है, इसकी आपको ट्रिक याद करना है, तो इसकी OCHN होता है, ये क्रम से कि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और आपका नाइट्रोजन, तो ये क्रम से कि ऑक्सीजन आपका 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। चलिए, और इसमें इसमें जो सबसे इसमें आपको चार तत्व जो मैंने बताए, इसके बाद आपका जो इसमें लगभग अगर हम आपको कि जल की बात करें कि इसमें भाई जल कितना होता है, तो जैसे आपको मतलब कि ये एच हो गया, देखिए ये एच हो गया, ये ओ हो गया, तो H2O बना लेंगे। तो इसमें जल की मात्रा आपकी लगभग पूरे कोशिका द्रव की 80% इसमें जल होता है, बाकी अम्ल होते हैं। और अगर हम इसमें अकार्बनिक 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 का मतलब होता है जिसमें कार्बन नहीं है, ऐसा होगी जिसमें कार्बन नहीं, और एवं कार्बनिक, अकार्बनिक एवं कार्बनिक के बीच का अनुपात एक बार ये पूछा था एग्जाम में कि कोशिका द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक के बीच का अनुपात कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये 81:19 होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 81:19, ये अकार्बनिक, याद रखिएगा ये अकार्बनिक मतलब जिसमें H2O वगैरह आते हैं, और कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन होता है, तो जैसे ग्लूकोज वगैरह, तो ये अकार्बनिक और कार्बनिक के बीच का जो अनुपात है ये 81:19 होता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, थोड़ा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि हमें कंप्लीट भी कराना है सिलेबस। तो चलिए अगला हम देख चलिए हम कोशिका के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में देख लिया, जीव द्रव्य के बारे में देख लिया। जीव द्रव्य दो भाग में बटे होते हैं, एक पहला कहलाता है आपका कोशिका द्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं जो कि केंद्र के बाहर होता है, दूसरा कहलाता है केंद्रक द्रव्य जो कि केंद्र के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। अब हम चलिए देख लेते हैं कोशिका के बारे में। देखो अब अभी तक हमने ये जैसे है तो ये कोशिका, अब हम अभी तक द्रव्य का, अब हम पूर्व कोशिका के बारे में थोड़ा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेंगे ये क्या है क्या। तो देखिए जो कोशिका होती है ना, कोशिका सेल जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसको हम कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में सेल। तो जो कोशिका होती है ना, कोशिका जीवन की सबसे सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई। अब देखिए यहाँ पे ना दो शब्द है, इसका अर्थ आप समझिएगा कि कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। तो देखिए कार्य यहाँ पे लिखा है कार्यात्मक, कार्यात्मक का मतलब है कि कोशिका पूरी कंप्लीट एक काम कर सकती है, मतलब वो भोजन का, जैसे आपको मालूम है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो श्वसन होता है, वहां से एनर्जी बनती है, जैसे राइबोसोम, प्रोटीन, फैटी, मतलब कि ये एक पूरा काम कर सकती है। हमारा जो शरीर है उसकी सबसे छोटी इकाई कोशिका है। तो ये एक शरीर का भी संरचना, मतलब अगर कोई कोई जंतु है, कोई प्राणी है, अगर उसकी जो सबसे छोटी इकाई है जो कार्य कर सकती है तो वो है कोशिका। और
वह सबसे छोटी इकाई कोशिका है जिससे शरीर का भी निर्माण होता है। मतलब कि इससे छोटी इकाई नहीं है। आप समझ गए होंगे। तो इतना आप याद कर लीजिए कि जो आपका कोशिका है वो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं कार्य करने के लिए भी आपको कोशिका की ज़रूरत है, और आपको अगर संरचना बनाना है शरीर का तो वो आपके लिए कोशिका की ज़रूरत होती है। ठीक है? तो ये आपका हो गया आपका कोशिका। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने कहा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कोशिका की खोज, अब देखिए खोज का मतलब है कि कोशिका तो पहले थी ही, तो मतलब जीवन की उत्पत्ति के समय से ही खोज करी। तो अगर हम देखें कि कोशिका के बारे में सबसे पहले तो खोज किसने की, देखिए अब इसको लेकर के ना दो है। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि कोशिका की खोज किसने की, तो खोज या फिर हम कह सकते हैं कोशिका नाम किसने दिया, तो उस सबसे पहले आता है इसके प्रयास में 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो आप बता दीजिएगा कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन इन्होंने जो कॉर्क में कोशिका को खोजा था, ये मृत कोशिका थी, जीवित नहीं थी। तो अब हो गया कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। या फिर बोल देगा कि सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन अगर हम देखें कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका, तो देखिए जब जीवित कोशिका की बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो उसमें नाम आता है एन, एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, और उस जीवित कोशिका का नाम था जीवाणु। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपका एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने जीवाणु की खोज की, और वही जीवाणु जीवित थी, इसलिए जीवित कोशिका की खोज का भी श्रेय आप एंटिओ वॉन ल्यूवेनहॉक को दे सकते हैं। ठीक है? तो जो आपका एंटो वॉन ल्यूवेनहॉक है, उन्होंने ही आपके जीवित कोशिका की खोज की। तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन वाला फैक्ट है। उसके बाद अगर हम अगला देखें कि कुछ फैक्ट अगर हम कोशिका से जुड़ा देख लेते हैं, तो अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें कि भाई सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका, तो देखिए अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे तो सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु होती है जिसका नाम है माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम सेप्टिका सेप्टिकमा गैलीसेप्टिकमा। तो माइक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा ये सबसे छोटी कोशिका है जो कि एक जीवाणु की होती है। अगर हम अगला फैक्ट देखें कि भाई सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका, तो ये आपको मालूम है कि तंत्रिका, जो मनुष्य की तंत्रिका तंत्र होती है उसमें सबसे लंबी कोशिका, ये आपको डायरेक्ट फैक्ट आ जाएंगे और कुछ नहीं है। तो सबसे लंबी कोशिका आपके तंत्रिका तंत्र की होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो है शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग का अंडा आपको मालूम है सबसे बड़ा अंडा होता है, तो इसकी जो कोशिका होती है ये सबसे बड़ी कोशिका अभी तक मानी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो देखिए आगे आगे जैसे मैंने आपको उस सब सिद्धांत के नियम बताए, जीव विज्ञान के कुछ सिद्धांत या नियम बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका सिद्धांत था वो आपको कोशिका, क्योंकि कोशिका पढ़ रहे थे एक बार मैंने कहा था कि आपको डिटेल बताऊंगा। तो जो कोशिका सिद्धांत है, कोशिका सिद्धांत मैंने आपको बताया था कि ये 1838-39 में, कोशिका सिद्धांत 1838-39 में दो वैज्ञानिक थे। एक का नाम मैंने आपको बताया था स्लाइडेन, आप स्लाइडेन ही याद रखिएगा, स्लाइडेन, और दूसरा था स्वान स्वान। तो स्लाइडन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब स्लाइडन ने ना पादप कोशिका सिद्धांत दिया, और स्वान ने जंतु कोशिका। अब ऐसे याद कर लीजिए, भूल जाता है या कि कौन को जंतु कोशिका सिद्धांत है कौन का, तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो स्वान है, स्वान मतलब कुत्ता होता है, तो कुत्ता जंतु है, तो जंतु सिद्धांत आपका स्वान ने दिया था, और पादप सिद्धांत आपका स्लाइडन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो उसके बाद अगर हम देखें कि पहली बार कोशिका विभाजित होती है, ये किसने बताया, तो पहली बार कोशिका विभाजन के बारे में, कोशिका विभाजन कि पहली बार कोशिका विभाजन देखा था, तो ये देखा था आपका रडोल्फ विर्चो।
रडोल्फ विर्चो ने ये स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और अपने एक कोशिका से 2 कोशिका या 1 कोशिका से 4 कोशिका, मतलब मैं बताऊँगा आपको समसूत्री, असूत्री और उम, अ, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये था आपका कोशिका सिद्धांत। अब कोशिका सिद्धांत आप कह सकते हैं कि जैसे कोशिका सिद्धांत में पहले बताया था कि सभी कोशिका व कोशिका उत्पाद से बनी होती हैं, सभी कोशिका। उसके बाद सभी कोशिकाएँ पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया के द्वारा होता है उसमें जो केंद्रक होता है वो क्रिएटर का काम करता है कि केंद्रक पहले विभाजित होता है, उसके बाद सारी कोशिकांग विभाजित होते हैं। तो ये सब आपको इतना ज़्यादा ही जानने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कोशिका। अब कोशिका के प्रकार। तो देखिए मैंने आपको उस समय कोशिका के प्रकार, कोशिका देखिए, तो जब मैं आपको यहाँ पे जब विभाजन बता रहा था, जब मैं आपको बता रहा था मुंड्रा प्रोटिस्टा, तो मैंने बताया था जो मुंड्रा है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और जो प्रोटिस्टा रखा गया था उसमें यूकैरियोटिक। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आगे डिटेल बताऊंगा। देखिए कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला कहलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, थोड़ा-सा मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपका पूरा सिलेबस विदिन टाइम, मैं 1 महीने पहले आपका पूरा कंप्लीट करवा दूँगा, सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूँगा, इसलिए मैं इसमें कोई डायग्राम लेके नहीं आ रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन भी हो जाए और गुरथू भी हो जाए, ठीक है? मतलब मैं जो फ़ोकस कर रहा हूँ वो आपको याद करवाने में फ़ोकस कर रहा हूँ, ना कि आपको मतलब कि डायग्राम ला कर के समझा तो मैं रहा हूँ, पर मतलब ज़्यादा मैंने यहाँ पे डायग्राम यूज़ नहीं किया है ताकि आप जल्दी से इसको रिवाइज़ कर सकें, मतलब कि गो थ्रू या फास्ट रिवीजन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? तो पहला जो होता है वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और जो दूसरी टाइप है कोशिका की वो है यूकैरियोटिक कोशिका। और आपको मेरा पढ़ाना या समझाना पसंद है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसमें कुछ कमी होगी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं इम्प्रूवमेंट भी कर दूँगा। चलिए, तो पहला होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? 2, मतलब कोशिकाओं को 2 प्रकार में बाँटा गया है। पहला कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के हम बारे में देखते हैं। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, ये पूर्ण विकसित नहीं होती है। ये पूर्ण विकसित नहीं होती है। ये पूरी तरह विकसित, क्योंकि देखो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो पूर्ण विकसित नहीं होगी और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो पूर्ण विकसित होती है। अब पूर्ण विकसित नहीं होती का मतलब है कि क्या होता है कि इसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक में आपको मालूम है कि केंद्रक में डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है, जैसे प्रोटीन, तो इसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता। इसके केंद्रक में, प्रोकैरियोटिक केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। और जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है इस कारण इसमें क्रोमैटिन नहीं बनता, क्रोमैटिन नहीं बनता। और जब क्रोमैटिन नहीं बनता तो जो इसका डीएनए होता है वो सिर्फ एक 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 मतलब कि केवल डीएनए जो होता है वो एक सिंगल होता है, मतलब डबल नहीं होता, डबल मॉडल नहीं होता है, केवल सिंगल होता है। इसमें डीएनए बस होता है, एकल रूप होता है। जो डीएनए का होता है वो एकल रूप होता है। तो आपका जो डीएनए का गुणसूत्र ही गुण, मतलब कि जो डीएनए का सूत्र है वो गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, ये सिंगल रूप में होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक। अब जब आप यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ लेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा पूर्ण विकसित होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके केंद्रक में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए उसमें क्रोमैटिन का निर्माण होता है और जो उसका डीएनए है वो सिंगल ना होकर के दोहरा, मतलब कि डबल हेलिक्स, द्विकुंडलित रूप में होता है। तो ये आपको, मेरे ख्याल से आपको सीधे समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप जोड़ लीजिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती है, जो उसका इसका जो साथ में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका तो है, इसका केंद्रक विकसित नहीं होता है क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें नहीं होती है। तो चलिए, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। तो देखिए मैं सीधे ना आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में ना आपको डिफरेंस करके बता देता हूँ, क्योंकि आपके फैक्ट आने हैं, इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं, हालांकि समझने वाला है पर आपको फैक्ट ही पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपके फैक्ट पूछेंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका लिख दूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि यह है यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए अब जब प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो अब हम इसके डिफरेंस का आधार समझ लेते हैं कि इसके डिफरेंस का आधार है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो देखिए जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है,
अगर हम इसकी कोशिका भित्ति की बात करें, जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मतलब कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। उसके बाद जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूल तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की, यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। अब हम अगर दूसरा डिफरेंस देखें तो दूसरा डिफरेंस आप माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए जब हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, अब मैंने बताया था कि ये विकसित नहीं होती, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके बाद अगर आप अगला देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक का, और वहीं आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित है। उसके बाद अगर हम अगला अगला विभाजन देखें, अगला विभाजन आपका हो जाएगा राइबोसोम, राइबोसोम। अगर देखिए अगर हम राइबोसोम के बारे में देखें तो जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो देखिए पहले बात तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में होता है, लेकिन जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है उसे 70S प्रकार का राइबोसोम, एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, मतलब जो इसका राइबोसोम होता है वो कम विकसित होता है। और जो यूकैरियोटिक कोशिका का होता तो है, जो यूकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का होता है, ये अवसादन गुणांक होता है एस, तो ये 80S प्रकार का, तो मतलब राइबोसोम दोनों में उपस्थित होता है। और वहीं अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दोनों में उपस्थित नहीं होता है। फिर अगला हम और आगे देखें, अगर इसके यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है, तो अगला अगला हम अगर विभाजन का आधार देखें तो वो आ जाता है आपका गोल्गी बॉडी, गोल्गी गोल्जी बॉडी। तो देखिए जब गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में गोल्जी बॉडी नहीं होती, यूकैरियोटिक कोशिका में गोल्गी बॉडी होती है। फिर अगर नेक्स्ट की हम बात करें, क्योंकि सीधी सी बात है प्रोकैरियोटिक कोशिका में सारे कोशिकांग उपस्थित नहीं रहेंगे, तभी इसी को हम पूर्ण विकसित नहीं कहते। उसके बाद अगला देखिए कि केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। अब केंद्रक झिल्ली भाई, केंद्रक के बाहर की जो परत होगी वो केंद्रक झिल्ली होगी। तो अगर हम केंद्रक झिल्ली की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है। उसी तरह अगला 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 जो विभाजन हम देखें लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो ये हालांकि मैं आपको सब डिटेल बताऊंगा लाइक ये सब होता क्या है, अभी आप सिर्फ विभाजन देख लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता और यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। फिर अगर हम अगला डीएनए की बात करें, जो मैंने हालांकि पहले आपको बताई दी है, जो डीएनए, अब डीएनए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो आपका एकल सूत्र में होता है, एकल सूत्र के रूप में होता है। और जो आपका डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका में होता है वो आपके दोहरे सूत्र में होता है, दोहरे दोहरे सूत्र के रूप में, मतलब इसमें सिर्फ ऐसे होगा और इसमें आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, अगला विभाजन का आधार देख लेते हैं। तो डीएनए के बाद जो आपका अगला विभाजन का आधार हो जाएगा उसको हम देख लेते हैं केंद्रिका के बारे में, केंद्रिका। तो जो आपका केंद्रिका है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो देखिए केंद्रिका क्या है, एक जैसे केंद्रक होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, तो कोशिका, ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी एक छोट केंद्र को कंट्रोल करने वाला केंद्रिका होती है। तो केंद्रिका कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है। तो अगर हम देखें कि केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक लिख लेना आप लोग, और ये यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक, तो जो आपका केंद्रक है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। उसके बाद अगला जो विभाजन का आधार देख लेते हैं वो हो जाता है कशाभिका। कशाभिका को इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला का फ्लैजिला मतलब होता है कि जैसे कोशिका है ना, तो कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, भाई जैसे मनुष्य तो पैर का उपयोग करता है, तो इसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं कि वो गमन के लिए होता है। तो जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो अब देखिए जो गमन की बात है तो गमन तो करेंगे, प्रोकैरियोटिक भी करेगा यूकैरियोटिक भी करेगा। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गमन की पद्धति होती है उसमें केवल एक तंतु होता है, केवल एक तंतु होता है।
ऐसे पैर समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। और जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें कुछ में 11 क तंतु तक हो जाते हैं, मतलब ये बहुत विकसित है, इसमें 11-11 तंतु हो जाते हैं, ठीक है? और प्रोकैरियोटिक में कम होते हैं। उसके बाद अगर हम अगला बात करें, अगला विभाजन का आधार है, तो फिर देख लेते हैं सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स, इसमें आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल उपस्थित नहीं होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विभाजन का आधार, तो वो हो जाएगा आपका श्वसन। अब देखिए भाई, दोनों कोशिका है, दोनों जीवित कोशिका है। अंतर यह है कि एक पूर्ण विकसित नहीं है, एक पूर्ण विकसित है, तो इसका मतलब है कि श्वसन दोनों में होगा। अब श्वसन जब दोनों में होगा तो श्वसन अलग अलग तरीके से होगा। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन है वो आपका प्लाज्मा झिल्ली में होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा झिल्ली, मतलब बाहरी वाली परत में। और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन है वह तो आपको मालूम है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया पे यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन है वो आपका प्लाज्मा झिल्ली में होता है। उसके बाद अगर हम अगले विभाजन की बात कर लें, अगला विभाजन का आधार अगर हम देखें, तो अगला विभाजन का आप लिंग प्रजनन। अब स्वाभाविक सी बात है, आप ये बताइए कि आपको मैंने बताया कि जो पहले ही मैंने बताया कि कोशिका विभाजित होती है, ये सबसे पहले किसने दिया था? रोडोल्फ विर्चू ने पहले में इफेक्ट बता दी। तो अब ये जो आपका कोशिका है, ये स्वाभाविक सी बात है, एक कोशिका से अपना उत्पादन करेगी, 1 से 2 होगी या 1 से 4 होगी, अपने को बढ़ाएगी, रेप्लिकेट करेगी, तो कोशिका विभाजन तो दोनों में होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक प्रोकैरियोटिक में हो, नहीं तो फिर वो लुप्त ना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिका विभाजन आपका होता है। लेकिन जब लिंग प्रजनन की बात करते हैं कि कोशिका विभाजन का एक तरीका होता है लिंग प्रजनन, तो लिंग प्रजनन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है, लेकिन विभाजन दोनों में होगा। उसके बाद अगर हम जैसे चलिए कोशिका लिंग प्रजनन के बाद कोशिका विभाजन ही देख लेते, कोशिका विभाजन। तो जो कोशिका विभाजन है, तो मैंने बताया कोशिका विभाजन दोनों में होता है, तो कि कौन सा इसमें किस तरह का हो जाएगा कोशिका विभाजन? इसमें अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन हो जाएगा। अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन हो जाएगा। और वहीं अगर यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, तो यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धकोशिकीय प्रकार का भी आपका कोशिका विभाजन होता है और समसूत्री प्रकार का भी कोशिका विभाजन होता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होगा और वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है। उसके बाद अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, क्योंकि अब कोशिका है तो प्रकाश संश्लेषण मतलब वो अपने लिए खाना तो बनाएंगी ही, नहीं तो फिर जिएंगे कैसे? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी आपका प्रकाश संश्लेषण होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में भी प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण है वो थाइलेक्लाइड में होता है, और जो यूकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये विकसित होती हैं, ये क्लोरोप्लास्ट में आपको आगे बताऊंगा डिटेल। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो वो आपके थाइलेक्लाइड में होता है, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वहाँ कोशिका विभाजन कहाँ होता है, तो वो आपके क्लोरोप्लास्ट में। तो ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए, ये थे इम्पोर्टेंट कोशिका विज्ञान के तहत जो भी आपका कोशिका के प्रकार मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इसका मैंने विभाजन बताया था। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपका अगला जो क्लास रहेगा उस क्लास में मैं आपको फिर, अब जैसे मैं कोशिका तक पहुंच गया तो आप कोशिका के बारे में पढ़ लिए, कोशिका के प्रकार देखिए। अब कोशिका के अंदर घुसते हैं कि कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जो भी लवक हरित लवक सब कुछ इसमें फिर हम अगले क्लास में जिसका टॉपिक रहेगा कोशिका के मुख्य भाग, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकांग। तो ये सब जो है ये मैं फिर अगली क्लास में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी क्लास पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आता है तो आप बताइए, तो मैं और इम्प्रूवमेंट करूँगा। और अगर आपको पसंद आता है, देखिए ये जो क्लास है ये एक तरह से आप समझिए फास्ट रिवीजन के लिए है। इसमें बहुत डिटेल नहीं है, आपको सिर्फ फैक्ट रिवाइज करवाने के तौर पे ये बनाई जा रही है, क्योंकि आपके पास समय कम है, 9 जनवरी से आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने इसलिए थोड़ा फास्ट चलूँगा। बाकी अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो आप बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद दोस्तों।